हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे बिटकॉइन की ओरिजिन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपके पास पैसे होते हैं तब आप उन पैसों का क्या करते हैं? इसका सिंपल सा जवाब है, आप उन पैसों को स्टोर करते हैं या फिर उसे खर्च करते हैं। आप इसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं और फिर बाद में जो चाहे उस पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बैंक आपके डिपॉजिट किए गए पैसों का क्या करती है? यूजुअली बैंक्स हमारे पैसे कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है और वो ज़रूरतमंद लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारे डिपॉजिट किए गए पैसे जो हमने बैंक में सेफ्टी के लिए रखे थे, इन पैसों को बैंक्स खो दे तब क्या होगा? तो इसे हम 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसकी केस स्टडी से समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन की ओरिजिन के बारे में जानने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने बैंक्स और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इंटरनल शॉर्टकमिंग्स को सामने लाया। अगर हम कई साल पीछे जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, पहले लोग ज़्यादा कमाई नहीं करते थे और जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके घर में सुरक्षित रखते थे। जब लोगों ने ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया तब उन्हें एश्योरेंस चाहिए था कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि घर में इतना पैसा रखना सही नहीं था। सेफ्टी की नीड को महसूस करते हुए लोगों ने अपना पैसा कई बैंक्स में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बैंक्स ने भी तरह तरह के प्लान ऑफर करना स्टार्ट कर दिए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक्स ने नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को रिस्की लोन्स देना शुरू कर दिया था और ऐसे रिस्की लोन्स देने की वजह से बैंक्स पैसा रिकवर नहीं कर पाई और उन्हें लोन डिफॉल्ट का सामना करना पड़ा। लोगों ने पैसे रिटर्न न करने की वजह से कई बैंक्स कोलैप्स हो गए और बैंक्रप्सी के लिए उन्हें फाइल करना पड़ा। कस्टमर्स को रिस्की लोन देने के साथ साथ बैंक्स लोगों के पैसे कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूज करते थे। इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट्स ने पे ऑफ नहीं किया और बैंक्स ने वो सारा पैसा खो दिया जिसे कस्टमर्स ने सुरक्षित रखने के लिए उन पर भरोसा किया था। इस तरह कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकरप्ट हो गए। एक साथ इतनी बैंक्रप्सी को देखते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैंकरप्ट होने से बचाने की कोशिश की ताकि वो रेगुलरली अपने फंक्शंस को फिर से शुरू कर सके। बैंक्स ने कस्टमर्स द्वारा जमा किए गए पैसों को खो दिया, जिससे कस्टमर्स को अपनी अमाउंट वापस पाने का कोई रास्ता नहीं बचा। बैंक्स को गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ा, पर गवर्नमेंट द्वारा बैंक्स को दिया जाने वाला पैसा भी लोगों का पैसा था जिसे टैक्सेस में लोगों ने पे किया था। अमेरिकन गवर्नमेंट की इन एक्शंस की वजह से पूरे देश में कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन फैल गया। आपकी गवर्नमेंट के एक्शंस का आपके पैसों पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करती है। लोगों द्वारा पे किए जाने वाले कई टाइप के टैक्सेस से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज्यादा हो जाता है। इससे डील करने के लिए गवर्नमेंट उस देश के सेंट्रल बैंक से और पैसे प्रिंट करने को कहती है। इस तरह गवर्नमेंट जनता के लिए ज्यादा पैसा अवेलेबल कराने की कोशिश करती है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट कितना पैसा प्रिंट कर सकती है उसकी कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिंट किया गया पैसा देश की इकोनॉमी में ज्यादा पैसा तो डालता है, पर उन पैसों की वैल्यू को कम करता है जो पहले से ही देश में सर्कुलेशन में था। और जब भी गवर्नमेंट इनकम से ज्यादा पैसा खर्च करती है तो हमारे पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। इस वजह से हम पैसे कमाने के लिए लगातार काम करने को मजबूर है ताकि पैसों की वैल्यू में कमी का हम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैंक्रप्सी से बचाना पड़ा और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा पैसे प्रिंट किए, जिससे एग्जिस्टिंग पैसा जो सर्कुलेशन में था वो डीवैल्यू हो गया। बैंक्स को बैंक्रप्सी से बचाने का असर सीधा पब्लिक पर दिखने लगा। पब्लिक में डेट का नेट ट्रांसफर हुआ और इस प्रकार फ्यूचर में टैक्स पेयर्स की लायबिलिटी बढ़ गई। इस वजह से कुछ समय के लिए लोगों में सोशल इनजस्टिस की भावना पैदा हुई। जब लोगों ने बैंक्स पर भरोसा किया तो बैंक ने कस्टमर्स का पैसा खो दिया था और उसके उपाय के रूप में गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे प्रिंट किए और उसका असर ये हुआ कि देश में पहले से ही जो पैसा सर्कुलेशन में था उसकी वैल्यू कम हो गई। हालांकि गवर्नमेंट द्वारा प्रिंट किए जाने वाले पैसों की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं थी,
इसलिए लोगों के पैसों की वैल्यू में कमी के संबंध में हमेशा कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी बनी रहती थी, और इसी प्रॉब्लम को बिटकॉइन ने सॉल्व किया। 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम से जाने वाले एक व्यक्ति या लोगों के ग्रुप ने पैसों के सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और लोगों की कैश को संभालने में जो ट्रस्ट लगता है उसको एड्रेस करने के लिए एक वाइट पेपर जारी किया। सातोशी नाकामोटो ने फैसला किया कि यह एक नई मॉनेटरी सिस्टम का समय है, एक एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना अलग कि आप इसे डिसरप्टिव फोर्स भी कह सकते हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स में ट्रांजैक्शंस को थर्ड पार्टी द्वारा रिवर्स किया जा सकता है या उसमें फ्रॉड किया जा सकता है और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। इसके बजाय बिटकॉइन सिस्टम थर्ड पार्टी के बैंक्स और अन्य इंस्टीट्यूशन पर रिलाय होने की बजाय नेटवर्क की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ का उपयोग करता है। बिटकॉइन का इरादा कभी भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने का था या नहीं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन कई बैंक्स बिटकॉइन को पावर देने वाली टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि वो इसकी कैपेबिलिटी को देखते हैं और अपने उपयोग के लिए इस टेक्नोलॉजिकल पावर को अपनाना चाहते हैं। बैंक्स ऐसा करने के लिए फ्री है क्योंकि कोर बिटकॉइन टेक्नोलॉजी, जिसे ब्लॉकचेन के फॉर्म में जाना जाता है, सभी के देखने के लिए पहले दिन से ही ओपन सोर्स रखा गया था। बिटकॉइन को ओपन सोर्स बनाना मतलब कोई भी खुद के इम्प्रूवमेंट्स कर सकता था और इसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स बना सकता था। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन में काफी ट्रबल्स है। हम 21st सेंचुरी के बैंकिंग क्राइसिस से अफेक्ट हुए हैं और कुछ कंट्रीज अभी भी स्ट्रगल कर रही है उस फाइनेंशियल फेल्योर से रिकवर होने के लिए। मेनस्ट्रीम फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी फ्लॉज है और इसे एक अल्टरनेटिव की जरूरत है। जब सातोशी नाकामोटो को बिटकॉइन का आइडिया आया तो एक की फैक्टर मेजर रोल प्ले करने वाला था, वो था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है हम सभी बिटकॉइन इकोसिस्टम का हिस्सा है और हम सब इसमें अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट, बैंक और मिडलमैन पर भरोसा करने की बजाय बिटकॉइन सभी को बिलोंग करता है। बिटकॉइन एक सिस्टम में सभी को बिलोंग करता है और उस सिस्टम को पीयर टू पीयर कहा जाता है और हम सभी बिटकॉइन नेटवर्क बनाते हैं। इंडिविजुअल यूजर्स के बिना कोई बिटकॉइन नहीं है। जितने ज्यादा लोग बिटकॉइन को अपनाते हैं, बिटकॉइन उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। बिटकॉइन को एक एवर एक्सपैंडिंग कम्युनिटी की जरूरत है जो बिटकॉइन को एक्टिवली पेमेंट मेथड की तरह यूज कर सके, या तो बिटकॉइन के साथ गुड्स और सर्विसेज को खरीदकर या बिटकॉइन के बदले में गुड्स और सर्विसेज की ऑफर करके। 2008 में व्हाइट पेपर ड्राफ्ट करने के बाद आगे चलकर यानी कि 2009 में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर को पहली बार पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया गया और माइनिंग, जो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से नए बिटकॉइन बनाए जाते हैं और ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड और वेरीफाई किया जाता है, ये जर्नी स्टार्ट हुई। इनिशियली पहले कुछ महीनों के लिए बिटकॉइन सिर्फ बिटकॉइन ब्लॉकचेन को वैलिडेट करने वाले माइनर्स द्वारा ही अवेलेबल किया जा सकता था। 2009 तक बिटकॉइन को कभी ट्रेड नहीं किया गया और बिटकॉइन का सिर्फ माइनिंग किया जाता था। इमर्जिंग क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग को मॉनेटरी वैल्यू से असाइन करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 2010 में एक फ्लोरिडा में रहने वाले आदमी ने 2 पिज्जा को 10,000 बिटकॉइन में डिलीवर करने के लिए निगोशिएट किया। उस ट्रांजैक्शन ने बिटकॉइन की इनिशियल रियल वर्ल्ड प्राइस या वैल्यू को एस्टैब्लिश किया। अगर उस बायर ने आज की कीमतों पर उन बिटकॉइंस को होल्ड किया होता तो उसकी वैल्यू आज मिलियंस में होती थी। 2011 में जैसे जैसे बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और डिसेंट्रलाइज्ड और एनक्रिप्टेड करेंसीज के थिंकिंग की आइडिया इमर्ज होने लगी, तब पहली अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी सामने आई। इन्हें कभी कभी अल्ट कॉइन से जाना जाता है और आमतौर पर ये अल्ट कॉइन्स हाई स्पीड, अनोनिमिटी या कुछ अदर एडवांटेज ऑफर करके ओरिजिनल बिटकॉइन डिजाइन में इंप्रूवमेंट्स करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इमर्जिंग होने वाले अल्टकॉइन का नाम नेम कॉइन और लाइट कॉइन है और करेंटली 1000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेशन में है और नए क्रिप्टोज हमें दिखाई देते हैं। आज एक बिटकॉइन की कीमत वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त लगभग $41,169 है और बिटकॉइन ने नवंबर 2021 में अराउंड 64,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था। बिटकॉइन के क्रिएटर की पहचान एक मिस्ट्री बनी हुई है और आज तक कोई नहीं जानता कि सातोशी नाकामोटो कौन है। तो बिटकॉइन के फ्यूचर के लिए क्या रखा है
कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता, लेकिन कई लोग इसे ब्राइट और एक्साइटिंग कहते हैं। बस ध्यान रखें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली फ्रंटियर इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क के बिना नहीं है। अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री से एक लेसन लिया जाना चाहिए तो वो ये है कि अगर बिटकॉइन तेजी के साथ ऊपर जा सकता है तो वो उसी तेजी के साथ नीचे भी आ सकता है। तो आप सोच समझकर और रिसर्च करके अपने डिसीजंस ले और उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप खोने के लिए रेडी हो।